फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम रिवाइज करेंगे। ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और आज हम इसको रिवाइज करेंगे। यदि आप चाय बना रहे हो और उसमें मक्खी गिर जाए तो वो चाय आप मेहमानों को भी नहीं पिलाओगे और खुद भी नहीं पियोगे। क्यों? क्योंकि चाय में मक्खी नहीं डाली जाती। चाय में चाय पत्ती डाली जाती है, दूध डाला जाता है, अदरक डाला जाता है, उसमें आप इलायची डाल सकते हो। लेकिन क्या आप चाय में मक्खी डालोगे? नहीं डालोगे। इंटेंशनली भी नहीं डालोगे, और गलती से यदि कहीं उड़ रही है आसपास, जहां आप चाय बना रहे हो वहां आसपास उड़ रही है और उसमें आके गिर जाए, तो भी आप वो चाय ना तो खुद पियोगे ना तो मेहमानों को पिलाओगे। क्यों? क्योंकि मक्खी चाय के लिए सही नहीं है। चाय को खराब कर सकती है, चाय के टेस्ट को खराब कर सकती है। और वो मक्खी यदि पीने वाले में चले जाए तो पीने वाला बीमार हो सकता है मक्खी खाने की वजह से। तो मक्खी जो है वो अनवांटेड है, चाय के लिए अननेसेसरी है, अनावश्यक है। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है चाय में। ऐसे ही जब हम फैक्ट्री में दवाई बनाते हैं तो दवाई में हर वो चीज जो हमें नहीं चाहिए और वो कहीं से भी आ जाए। सपोज हमने कोई वेजल्स यूज किया रिएक्शन के लिए, वहां से आ जाए। हमने कोई मशीनरी यूज की, उसमें मशीन में मेटल होगी, उस मेटल से आ जाए। है ना? हमने पैकेजिंग की तो पैकेजिंग मटेरियल से आ जाए, ग्लास से आ जाए, प्लास्टिक से आ जाए, रबर से आ जाए। ठीक है। हमने कोई यूनिट ऑपरेशन किया, ड्राइंग की, एक्सट्रैक्शन किया, उसमें हमने जो सॉल्वेंट यूज किया वहां से आ जाए। तो फैक्ट्री में दवाई स्टेप बाय स्टेप बनती है, जिसको हम यूनिट ऑपरेशंस कहते हैं। तो किसी भी यूनिट ऑपरेशन से आ जाए या किसी कर्मचारी की लापरवाही की वजह से आ जाए, कोई कर्मचारी है लापरवाह है, उसकी वजह से इम्प्यूरिटी आ गई। तो फार्मास्यूटिकल इम्प्यूरिटी क्या होती है? फार्मास्यूटिकल में फार्मा कौन मतलब होता है दवाई। ठीक है। और फार्मास्यूटिकल साइंस मतलब होता है दवाइयों का विज्ञान। तो जब फैक्ट्री में दवाई बनती है और दवाई में यदि कोई भी अनावश्यक सब्सटेंस यदि उसमें आ जाए तो उसको हम इम्प्यूरिटी बोलते हैं। ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इम्प्यूरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस आपके दो टाइप के होते हैं, ड्रग और नॉन ड्रग। ड्रग में आता है एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। और दूसरा होता है नॉन ड्रग, जिसको हम बोलते हैं एक्सीपिएंट। उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सीपिएंट। एक्सीपिएंट और एपीआई। एपीआई थेरापेटिक रिस्पांस देता है, बीमारी को ठीक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एपीआई। और जो फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं, एक्सीपिएंट्स होते हैं, नॉन ड्रग कंपोनेंट होते हैं, ये हमारे एपीआई को सपोर्ट करते हैं। एक्सीपिएंट का एग्जांपल क्या है? प्रिजर्वेटिव्स, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, बल्किंग एजेंट। टैबलेट बनाएंगे तो उसमें डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट डालेंगे डिसइंटीग्रेशन के लिए। लुब्रिकेंट का यूज करेंगे, ग्लाइडेंट का यूज करेंगे ताकि फ्लो प्रॉपर्टी को इम्प्रूव किया जा सके। फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, हमारे टैबलेट को हम अट्रैक्टिव बनाएंगे, उसके एलिगेंस को इम्प्रूव करेंगे, टैबलेट को ब्यूटीफाई करेंगे। तो एपीआई में भी आ सकती है इम्प्यूरिटी और फार्मास्यूटिकल एड्स में भी आ सकती है। ठीक है। तो ये इम्प्यूरिटी हमारे ड्रग की इफिकेसी को, उसकी स्टेबिलिटी को रिड्यूस करती है। और ये स्टोरेज के दौरान भी आ सकती है। लाइट लाइट यदि हमारे ड्रग पे पड़ता है और हमारा ड्रग यदि लाइट सेंसिटिव है, तो उस केस में क्या होगा? उसमें कोई रिएक्शन हो सकता है और कोई ऐसा कंपोनेंट बन सकता है जिससे हमारे ड्रग का लाइफ स्पान कम हो जाए, ड्रग में डिस्कलरेशन हो जाए। ठीक है। ड्रग का डिकम्पोजिशन हो जाए, तो ड्रग किसी काम की रहेगी नहीं, तो हमारी ड्रग वेस्ट हो जाएगी। ठीक है। यदि कोई ड्रग हाइग्रोस्कोपिक नेचर की है, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करके ड्रग का लिक्विफाई हो जाना, उसका अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर देना, इसको हम हाइग्रोस्कोपिक नेचर ऑफ ड्रग कहते हैं। तो जो ड्रग हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है, उन ड्रग्स को हम मॉइस्चर से बचाएंगे, और मॉइस्चर को उनको बचाने के लिए हम एयरटाइट कंटेनर का यूज करेंगे। है ना? वेल क्लोज्ड कंटेनर का यूज करेंगे। लाइट से यदि हमें ड्रग को बचाना है तो हम भूरे कलर का, एम्बर्ड कलर का कंटेनर यूज करेंगे। और हम हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से कंटेनर का चुनाव करेंगे। कंपैटिबल होना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट डायरेक्ट टच में होता है कंटेनर के, और यदि वो कंटेनर से रिएक्ट करेगा तो अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर सकता है। तो हमारा कंटेनर आइडियली नॉन रिएक्टिव होना चाहिए और हमारे प्रोडक्ट के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। और एफडीए से अप्रूव्ड हो तो बहुत ही बेहतर है। एफडीए अप्रूव्ड करता है पैकेजिंग मटेरियल को, तो उनसे फिर हम कंटेनर बनाते हैं।
तो ये डिफरेंट सोर्सेज है जहां से इम्प्यूरिटी हमारी फॉर्मुलेशन में आ सकती है। तो इम्प्यूरिटी ना आए इसके लिए हम कुछ प्रिकॉशंस यूज करते हैं। फार्माकोपिया में ड्रग बनाने की मेथड्स दी हुई हैं, ठीक है। उससे हम एसओपी बनाते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, और इसके थ्रू हम ड्रग ड्रग को प्रोड्यूस करते हैं ताकि ड्रग में क्वालिटी रहे, इफिकेसी रहे, उसकी स्टेबिलिटी बरकरार रहे स्टोरेज के दौरान, ठीक है। तो ये आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसमें हमको हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया, सोर्स एंड टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटी, प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड इन लिमिट टेस्ट, ठीक है। यदि हम किसी प्रोडक्ट में ये पता लगाते हैं कि कितनी इम्प्यूरिटी है, यदि हम उसको क्वांटिफाई करते हैं तो इसको हम लिमिट टेस्ट बोलते हैं। और यदि इम्प्यूरिटी है तो एक लेवल से, एक सीमा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक सीमा से ज्यादा यदि इम्प्यूरिटी है तो वो टॉलरेट नहीं की जाएगी और फिर से दवाइयों को बनाया जाएगा। तो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में हम लिमिट टेस्ट भी लगाते हैं, हम प्यूरिटी टेस्ट भी लगाते हैं। जब हम रॉ मटेरियल ऑर्डर करते हैं फैक्ट्री में दवाई बनाने के लिए तो हम प्यूरिटी टेस्ट लगाते हैं, हम देखते हैं हमारा रॉ मटेरियल, कच्चा माल हमारा प्योर है या नहीं। दवाई बन के तैयार हो गई, हमारी दवाई प्योर है या नहीं। हमारी दवाई शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध चीजों में स्टेबिलिटी होती है। जैसे कोई समाज में कोई आदमी है, चोरी कर रहा है, चकारी कर रहा है, रेप कर रहा है, डाका डाल रहा है, संभव तो वो जेल चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो गलत काम कर रहा है। हमने दवाई बनाई, हमारी दवाई में इम्प्यूरिटी आ गई, दवाई खराब हो जाएगी। मरीज दवाई खाएगा, उसको रिएक्शन हो जाएगा, साइड इफेक्ट हो जाएंगे, जान जा सकती है मरीज की। तो इसीलिए हमें दवाई एक सिस्टमेटिक, स्टेप बाय स्टेप फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके बनानी पड़ती है फैक्ट्री में। तब वो दवाई मरीज की बीमारी ठीक करती है, ठीक है। और फ्लोराइड, सल्फेट, आयरन, आर्सेनिक, लेड, हैवी मेटल्स, ये हमारे फॉर्मुलेशन में नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि कोई मेटल ड्रग हो लेकिन किसी और फॉर्मुलेशन में वो एज ए इम्प्योरिटी काम करे, जैसे जस्ता, जिंक। जिंक सल्फेट का टैबलेट आता मार्केट में, लेकिन जिंक एज ए इम्प्योरिटी भी काम कर सकता है। हो सकता है किसी फॉर्मुलेशन में जिंक हो और जिंक उस फॉर्मुलेशन के इंग्रेडिएंट के साथ इनकम्पैटिबल हो, तो वहां वो इंग्रेडिएंट के साथ इम्प्योरिटी की तरह काम करेगा। पारा, पारे के आयुर्वेद में ड्रग्स आते हैं, पारा भस्म, और एलोपैथी में पारा एज ए इम्प्योरिटी है, टॉक्सिसिटी कॉज करता है पारा। आर्सेनिक, आर्सेनिक आयुर्वेद में एज अ ड्रग यूज होता है और वो एलोपैथी में एज अ इम्प्योरिटी काम करता है। इम्प्योरिटी का मतलब जहां जिस चीज की जरूरत ना हो वहां पहुंच जाना, है ना। तो जैसे खाना खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एक सीमा तक। यदि कोई व्यक्ति दिन में 5 बार खाए और मोटा हो जाए 4-6 महीने, साल भर में, तो मोटापा भी बीमारियों का घर है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हाई बीपी का प्रॉब्लम होगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगा, उसका खून गाढ़ा हो जाएगा, मसल्स में क्रैम्स आएंगे, पेन होगा। क्यों? क्योंकि खून का दौरा कम हो गया, खून का जो बहाव है वो कम हो गया। स्ट्रोक का प्रॉब्लम आएगा, जो वेजल्स ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही है, ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि खून गाढ़ा हो गया। अब खून का जो बहने का फ्लो है, जो रेट ऑफ फ्लो है वो कम हो गया। प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी शरीर के किसी टिश्यू या ऑर्गन को, तो वहां पर हाइपोक्सिया होगा। और हाइपोक्सिया की वजह से वहां पर सफोकेशन, सफोकेशन मतलब, कभी आपने सुना होगा बंद कमरे में बैठे हुए हो, कहीं से हवा नहीं आ रही, सफोकेशन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, इसको हम स्कीमिया बोलते हैं। इसके लिए जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है वो स्कीमिया, है ना। तो हार्ट टिश्यू में स्कीमिया हो सकता है, ब्रेन टिश्यू में स्कीमिया हो सकता है, ठीक है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि इम्प्यूरिटी का मतलब अनडिजायरेबल, अनावश्यक किसी सब्सटेंस का हमारे फॉर्मुलेशन में आ जाना। हो सकता है कि वो सब्सटेंस अपने आप में दवाई हो सकता है वो सब्सटेंस अपने आप में दवाई की तरह काम करता हो, लेकिन फिर भी वो इम्प्यूरिटी हो सकता है। NaCl, सॉल्ट, आप लेते हो, कंज्यूम करते हो, लेकिन डेली यदि आप ज्यादा नमक खाओगे तो अति सर्वत्र वर्ज्यते। किसी भी काम में अति होती है, हानि होती है। अति हानि का कारण है, किसी भी काम में आप अति कर लो, दुनिया के अच्छे से अच्छे काम में भी आप अति करोगे, हानि हो जाएगी। इसलिए अति कभी किसी काम में नहीं करना।
अब हम दवाई बना रहे हैं, ठीक है भाई, थोड़ा बहुत क्लोराइड आ गया उसमें कहीं से, चलता है, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कुएं का पानी हमको साफ करना है, हमने क्लोरीन की गोली डाली, सादा क्लोरीन की गोली डालेंगे पानी में, क्लोराइड बढ़ जाएगा, क्लोराइड टॉक्सिसिटी कर देगा, क्लोराइड टॉक्सिसिटी कॉज कर देगा। एंटीबायोटिक का ओवरडोज ले लो, किसी भी दवाई का ओवरडोज हो गया तो मरीज को साइड इफेक्ट आएंगे। तो अति नहीं होना। तो ये जितने भी आयरन है, आर्सेनिक है, सल्फेट है, लेड है, हैवी मेटल्स है, ये हमारी फॉर्मुलेशन में एक लिमिट तक हम टॉलरेट कर सकते हैं, और इसकी लिमिट दी हुई है फार्माकोपिया में। और लिमिट को एक्सप्रेस किया जाता है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, कि भाई फला मेटल आपका 10 पीपीएम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 20 पीपीएम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसी किसी भी सब्सटेंस की लिमिट दी हुई है, और उस लिमिट से वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। हम लिमिट टेस्ट की हेल्प से ये पता लगाते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें जो इम्प्यूरिटी है वो लिमिट को क्रॉस तो नहीं कर रही, और यदि क्रॉस करेगी तो हम फिर उस बैच को फेल कर देंगे। ठीक है। तो आज हम लिमिट टेस्ट भी डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइट्रेशन डिस्कस किया था, जिससे हम कंसंट्रेशन पता करते हैं, कंसंट्रेशन ज्ञात करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का पता लगाते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। जैसे आपने पानी में नमक मिला दिया, पानी में आप जब नमक मिलाओगे तो आप नमक की कंसंट्रेशन यदि पानी में निकालते हो तो ये आप टाइट्रेशन की हेल्प से निकालोगे। आप उसको क्वांटिफाई करोगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस। यदि आप सैंपल में क्या है ये पता लगाओ तो क्वालिटेटिव एनालिसिस। यदि आप सैंपल में जो सॉल्यूट है, सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट मिला है वो कितना मिला है ये पता लगाओ, उसकी क्वांटिटी पता लगाओ, तो इसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और ये दोनों ही फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के सब टाइप्स होते हैं। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, इसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यदि मैं आपको सैंपल दूं और पूछूं इसमें क्या है, और आप बता दो सर इसमें प्रोटीन है, सर इसमें कार्बोहाइड्रेट है, तो आपने अभी कौन सी एनालिसिस की है? क्वालिटेटिव एनालिसिस की है। मैं पूछूं प्रोटीन है, इट्स ओके, बट लेट मी नो हाउ मच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन दिस सैंपल, और आपने फिर बताया कि सर इसमें 10 ग्राम प्रोटीन है, 30 ग्राम के सैंपल में 10 ग्राम प्रोटीन है, तो आपने क्वांटिफाई कर दिया, नंबर्स में बता दिया मुझे। तो ये क्या होगी आपकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और ये दोनों ही एनालिसिस फैक्ट्रीज में की जाती है, ताकि लेवल पे हमने जो दवाई की कंपोजिशन मेंशन की है वो एक्यूरेट है या नहीं, मरीज को एक्यूरेट डोज जा रहा है या नहीं, दवाई का एक्यूरेट डोज जाना चाहिए, अप्रोप्रिएट डोज जाना चाहिए, उतना डोज जाना चाहिए जितने से उसकी बीमारी ठीक हो जाए। यदि डोज कम हो जाएगा तो बीमारी ठीक नहीं होगी, यदि डोज बढ़ जाएगा तो साइड इफेक्ट होंगे, और मरीज को साइड इफेक्ट की वजह से हानि हो सकती है। तो मरीज ऑलरेडी बीमार है, हम उसको दवाई दे रहे हैं तो वो और ज्यादा बीमार ना पड़े, है ना। तो इसीलिए दवाइयों को बहुत प्रिकॉशंस के साथ बनाया जाता है, और इसीलिए तो स्टूडेंट को फार्मेसी की ट्रेनिंग दी जाती है, उसको सिखाया जाता है फार्मेसी क्या होता है, ताकि वो दवाई बना सके। दवाइयाँ बीमारी को ठीक करती है। यदि कोई योद्धा युद्ध के मैदान में लड़ता है तो बिना तलवार के नहीं लड़ सकता वो। ऐसे ही डॉक्टर यदि ट्रीटमेंट कर रहा है तो उसको मेडिसिन की जरूरत है, और मेडिसिन बनाता है फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट हेल्थ केयर सिस्टम का बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होता है। वैसे एक इंसान बिना रीढ़ की हड्डी के चल फिर नहीं सकता, उठ बैठ नहीं सकता, वैसे ही स्वास्थ्य विभाग बिना मेडिसिन के बीमारियों को ठीक नहीं कर पाए। तो मेडिसिन बनाना फार्मासिस्ट को सिखाया जाता है, ताकि वो ऐसी मेडिसिन बनाए जिससे बीमारी ठीक हो जाए, मरीज को आराम लग जाए। आप कल को दवाई बनाओगे तो लोगों की जान बचेगी। ठीक है। समाज में हो सकता है कि कोई औरत विधवा ना हो, कोई बच्चा अनाथ ना हो, किसी बहन से उसका भाई न छिने, जान बचती है दवाइयों से। इतना अच्छा काम करोगे आगे चल के, आप समाज की सेवा करोगे, दवाई बनाना सीखोगे तो। फार्मेसी एक सिंसियरिटी का काम है, लापरवाही का काम नहीं है। क्योंकि आप जो दवाई बनाओगे वो एक इंसान खाएगा। हो सकता है कोई मशीन यदि टूट जाए, फूट जाए, बिगड़ जाए तो मशीन दूसरी खरीदी जा सकती है, पर इंसान की जान एक बार यदि चली गई तो वापस नहीं लाई जा सकती। लाई जा सकती है क्या? नहीं। इसलिए लापरवाही का कोई स्कोप नहीं है हमारे फार्मेसी में।
इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके अंदर सिंसियरिटी आए। आपके प्रोफेशन सिंसियरिटी की डिमांड करता है, लापरवाही की नहीं। डॉक्टर की एक लापरवाही मरीज की जान ले सकती है, फार्मासिस्ट की एक लापरवाही जान ले सकती है। किसी पैथोलॉजिस्ट, जो लैब टेक्नीशियंस होते हैं, उन्होंने यदि गलती से कहीं गलत रिपोर्ट किसी को दे दी तो मरीज की जान जा सकती है। सैंपल पे कभी दूसरे व्यक्ति का नाम लिख दिया, या दूसरे व्यक्ति की रिपोर्ट तीसरे व्यक्ति को दे दी, और उस रिपोर्ट में आया है कि उसको HIV एड्स है, और उसने सुसाइड कर ली। तो फिर शाम को फोन जाता है उसी घर में कि भैया HIV एड्स आपको नहीं है, आपके पहले जो पेशेंट आया था उसको है, रिपोर्ट एक्सचेंज हो गई है। तो घर से फोन लगा के दूसरा व्यक्ति कहता है साहब उसने तो सुसाइड कर ली है, उसकी तो डेड बॉडी का अंतिम संस्कार भी हो चुका है, अब बता रहे हो आप। देखो हो गई ना गलती, और चली गई ना उसकी वजह से एक जान। किसी को बोलते हैं लापरवाही। फैक्ट्री में फार्मासिस्ट दवाई बना रहा है, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। फार्मासिस्ट का मेडिकल चेकअप भी किया जाता है कि उसको कहीं कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, क्योंकि लिमिट टेस्ट परफॉर्म कर रहा है। रेड कलर उसको आइडेंटिफाई करना है, रेड कलर उसको दिखता नहीं है क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस है। रेड और ग्रीन के बीच में वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है, तो क्या वो लिमिट टेस्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो फिजिकली फिट होना जरूरी है। यदि व्यक्ति फिजिकली फिट है, तभी वो ज्यादा बेहतर अपनी सेवाओं को दे सकता है। लिमिट टेस्ट करने के लिए आपको कलर का नॉलेज होना जरूरी है, और जिसको कलर ब्लाइंडनेस होती है वो ग्रीन और रेड कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, और उसको ग्रीन और रेड अच्छे से दिखते नहीं है। किसी फार्मासिस्ट को यदि कलर ब्लाइंडनेस है तो उसके रिजल्ट सही नहीं आएंगे एक्सपेरिमेंट के, और एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट यदि सही नहीं आएंगे तो इसका प्रभाव ड्रग की गुणवत्ता पे पड़ेगा, ड्रग की क्वालिटी पे पड़ेगा, ड्रग की क्वालिटी कम हो जाएगी। ठीक। तो आज इस लेक्चर में हम प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट, इसमें हम क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, आर्सेनिक, हैवी मेटल्स ये डिस्कस करेंगे। ठीक है। और फार्माकोपिया की हिस्ट्री। आपकी फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है इम्प्यूरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, फार्माकोपिया की हिस्ट्री, सोर्स एंड टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटी, प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड इन लिमिट टेस्ट, जिसमें आपको क्लोराइड, आयरन और आर्सेनिक ये टेस्ट आपको पढ़ने हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे चलते हैं हम। फार्माकोपिया आपको पता है एक किताब है, एक बुक है, एक स्टैंडर्ड बुक है, जो हर कंट्री की गवर्नमेंट रिलीज करती है, टाइम टाइम पर उसको अपडेट भी करती है। इस किताब में ड्रग के डोज के बारे में दिया है, ड्रग का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ड्रग को बनाने की मेथड, ड्रग को प्यूरिफाई करने की मेथड, ड्रग के क्वालिटी कंट्रोल कैसे होंगे और उसमें कौन से इक्विपमेंट यूज होंगे, ड्रग के लिमिट टेस्ट दिए हुए हैं, है ना। किसी भी सब्सटेंस का लिमिट टेस्ट दिया हुआ है कि इस लिमिट से वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। ड्रग का डोज दिया हुआ है। ठीक है। ड्रग के साइड इफेक्ट्स दिए हुए हैं, ड्रग के कॉन्ट्राइंडिकेशन दिए हुए हैं। मतलब इस बुक में दवाई के बारे में संपूर्ण जानकारी दी हुई है, संपूर्ण। और इसमें अल्फाबेटिकली ड्रग्स को अरेंज किया गया है ताकि हमें आसानी से ड्रग मिल जाए। ठीक है। ब्रिटिश फार्माकोपिया है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है, इंडियन फार्माकोपिया है, इंटरनेशनल फार्माकोपिया है। जिन देशों के पास अपनी खुद की फार्माकोपिया नहीं है वो इंटरनेशनल फार्माकोपिया से दवाई बनाते हैं। भारत IP के थ्रू दवाई बनाता है, और कभी कभी कुछ फॉर्मूला ऐसे जो USP और BP के भी यूज करता है। इसलिए आपने दवाइयों पे लिखा देखा होगा IP, BP और USP। तो आज आपको समझ में आ गया कि ये दवाइयों पे क्यों लिखा रहता है, क्योंकि वो दवाई USP के फॉर्मूले के हिसाब से बनी है। वो दवाई ब्रिटिश फार्माकोपिया में वो फार्मूला दिया हुआ है, उसको उस किताब को फॉलो करके दवाई बनी है। जैसे रेसिपी बुक आती है ना संजीव कपूर की, संजीव कपूर की रेसिपी बुक में दिया रहता है कि भाई आपको हलवा कैसे बनाना है, मूंग का हलवा कैसे बनाओगे, है ना, रागी का हलवा कैसे बनाओगे। तो ऐसे ही इन बुकों में दवाई कैसे बनेगी, दवाई बनाने का मेथड क्या है, कब क्या कितना मिलाना है, कौन से यूनिट ऑपरेशंस इन्वॉल्व होंगे, और दवाई का क्वालिटी कंट्रोल कैसे करेंगे, कौन से पैकेजिंग मटेरियल यूज करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है। तो ये है आपकी फार्माकोपिया, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। इंडियन फार्माकोपिया के एडिशंस को पता होना चाहिए, ब्रिटिश फार्माकोपिया के एडिशन, और USP कब आई थी फर्स्ट टाइम।
ठीक है, किसकी चेयरमैनशिप में आई थी। तो ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। फार्माकोपिया जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड फार्माकॉन से आया है। फार्माकॉन मीन्स होता है ड्रग, और कोपिया मीन्स होता है टू मेक और टू क्रिएट। मतलब इट इज अ ड्रग रेसिपी बुक, दवाई बनाने की रेसिपी बुक होती है फार्माकोपिया। ठीक है, इसमें डायरेक्शंस दिए होते हैं ड्रग को आइडेंटिफाई करने के। किसी सैंपल को आइडेंटिफाई करना है, आपने रॉ मटेरियल लाया है, उसकी प्यूरिटी को आप चेक करोगे, आप देखोगे उसमें एडल्ट्रेशन तो नहीं है, प्यूरिटी चेक करोगे, स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं इसमें। ठीक है, और जितनी भी फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज हैं वो सब आईपी को स्टैंडर्ड मान के ही दवाई बनाती है। ठीक है, और वो मेंशन भी करती है आईपीबीपी और यूएसपी। हर कंट्री की अपनी फार्माकोपिया होती है। कुछ ऐसे देश है जो ज्यादा विकसित नहीं है तो वो दूसरे देशों की फार्माकोपिया को उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यूएसपी और बीपी यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन बस आपको मेंशन करना है कि भाई हमने ये अमेरिका की किताब से बनाई है कि हमने ब्रिटेन की किताब से बनाई है, कौन सी किताब को देख के हमने दवाई बनाई है, इतना हमको मेंशन करना है, ताकि हमारी प्रोसेस को वेरीफाई किया जा सके। है ना। जब भी हम कोई बात कहते हैं तो कहते हैं ना कि भाई ये गांधी ने कहा था, ये अरस्तु ने कहा था, ये प्लेटो ने कहा था, ये कार्ल मार्क्स ने कहा था, तो हम हमारी बात का रेफरेंस देते हैं कि नहीं। है ना, हम हमारी बात का रेफरेंस देते हैं। तो वैसे ही दवाई बनाई है तो हम भी रेफरेंस देते हैं कि भाई ये कौन सी स्टैंडर्ड किताब से बनाई है। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड मेंशन करना गाइडलाइंस में आता है, रेगुलेशंस में आता है। फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स भी आपको पढ़ना है, जिसमें आप नियम कानून के बारे में पढ़ते हो। दवाई नियम कानून के तहत बनाई जाती है। घर की खेती नहीं है कि जितना मन किया जब किया उतना वो सब्सटेंस डाल दिया। क्योंकि दवाई जहर भी हो सकती है, और दवाई जान को बचा भी सकती है और ले भी सकती है। तो ये मात्रा पे डिपेंड करता है, खुराक पे डिपेंड करता है, डोज पे डिपेंड करता है कि दवाई जान बचाएगी या लेगी। तो दवाई का डोज भी हम फार्माकोपिया में देख लेते हैं कितना है। बच्चों के लिए कितना है, एडल्ट के लिए कितना है, बूढ़ों के लिए कितना है, प्रेग्नेंट लेडी के लिए कितना है, प्रेग्नेंट लेडी को वो दवाई देनी भी है कि नहीं। कोई बूढ़ा व्यक्ति 80 साल का हो गया, वो दवाई उसको दे या नहीं दे। कोई छोटा बच्चा है 1 महीने का बच्चा, उसको दवाई का डोज क्या उतना देंगे जितना एडल्ट को देंगे, नहीं, कम देंगे। तो बच्चों का डोज क्या है, नवजात शिशुओं का डोज क्या है, चिल्ड्रन का डोज क्या है, एडल्ट का डोज क्या है। पीडिया, पीडिया कैटेगरी के अपने डॉक्टर होते हैं, जिनको पीडिया फिजिशियन कहते हैं, पेडियाट्रिक्स। है ना। फीमेल के डॉक्टर गायनोकोलॉजिस्ट, जो उनकी फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद के जो 6 महीने होते हैं लैक्टेटिंग पीरियड, उस दौरान फीमेल का ट्रीटमेंट करते हैं। आपको बताई थी ना डिफरेंट कैटेगरीज के डॉक्टर होते हैं। तो उनको डोज का नॉलेज होता है, और वो उस हिसाब से डोज प्रिस्क्राइब करते हैं। अब किसी पेशेंट का लिवर कमजोर है तो उसको थोड़ा कम डोज देना पड़ेगा। किसी पेशेंट की किडनी किडनी डैमेज है तो उसको थोड़ा कम डोज करके देना पड़ेगा। लीवर खराब है और डोज ज्यादा दे दिया तो लीवर ड्रग को मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा, खून में ड्रग एक्यूमुलेट होगी और टॉक्सिसिटी कॉज करेगी, मरीज को साइड इफेक्ट्स आएंगे। तो इन चीजों को ध्यान रखना जरूरी होता है। तो फार्माकोपिया एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। जैसे रामायण है, रामायण ग्रंथ है, हम जिसको एज अ रेफरेंस बुक यूज करते हैं। कहते हैं कि भाई राम राज्य आएगा, कोई फीमेल हो तो सीता मैया जैसी हो, कोई पुरुष हो तो वो राम जैसा हो, स्टैंडर्ड। है ना। भाई नर हो तो वो नारायण जैसा, विष्णु जैसा हो। है ना, कोई बलशाली हो तो हनुमान जैसा हो, ऐसा कहते हैं हम। तो ये स्टैंडर्ड है। तो वैसा ही स्टैंडर्ड आईपी में दिया हुआ है। ठीक है, टैबलेट बनाओ, कैप्सूल बनाओ, इंजेक्शन बनाओ, लेकिन फार्माकोपिया के हिसाब से, तभी वो कंपनी चल पाएगी। अब हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। 15 दिसंबर 1820 को फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया रिलीज हुई थी। ये एग्जिट एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ये डेट आप याद रखना। 15 दिसंबर 1820 यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन रिलीज हुआ था। और 1864 में ब्रिटिश फार्माकोपिया, जिसको हम शॉर्ट में बीपी बोलते हैं, उसका फर्स्ट एडिशन आया था। और उसके फर्स्ट एडिशन में मोनोग्राफ थे। मोनोग्राफ मतलब दवाइयों की इंफॉर्मेशन, जैसे बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, बाट्रिक एसिड, पैनिक एसिड, कैम्फर। कैम्फर मतलब कपूर, कपूर भी दवाई होता है। यदि आप आज कपूर जला दो घर पे और कपूर से जो
घर पे स्मेल फैलेगी, और कपूर से जो धुआं निकलता है उसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी मतलब माइक्रोब्स को किल करने की प्रॉपर्टी। तो इसलिए घर पे कपूर जलाना चाहिए, एक बत्ती रोज जलाओ। ठीक है। कपूर जलाने से इन्वायरमेंट प्यूरिफाई होता है, सैनिटाइजेशन होता है, स्टरलाइजेशन होता है एनवायरनमेंट का, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि मरने का सबसे बड़ा कारण होता है इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सूक्ष्म जीव जो हमारे नकेड़ आई से दिखते नहीं, हमारे आसपास होते हैं और हमारे भोजन में आते हैं, सांसों के माध्यम से हमारे रिस्पिरेशन के थ्रू हमारे लंग्स में जाते हैं, पानी, गंदे पानी के माध्यम से वाटर बोर्न इन्फेक्शंस, हमारे स्टमक में डायरिया होता है इनकी वजह से, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, यूटीआई होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जीआई इन्फेक्शन होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक इन्फेक्शन। तो ये इन्फेक्शन के लिए हमें साफ सफाई रखना जरूरी है, हाइजीन को मेंटेन रखना जरूरी है, इन्वायरमेंट को क्लीन रखना जरूरी है। पॉल्यूशन यदि बढ़ेगा तो इंसान बीमार पड़ेगा। इसलिए कहते हैं पेड़ पौधे लगाओ। पेड़ पौधे क्या करते हैं? इन्वायरमेंट को प्यूरिफाई करते हैं, है ना। अर्ली मॉर्निंग उठ के गार्डन जाया करो, फॉरेस्ट जाया करो, और जंगल में ताजी हवा में लंबी गहरी सांस लिया करो। इससे स्वस्थ रहोगे, आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी, बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, कभी बीमार नहीं पड़ोगे, और पड़ गए तो बॉडी अपने आप को खुद ठीक कर लेगी बिना किसी गोली दवाई और बिना किसी डॉक्टर के। तो लंबी गहरी सांस लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे प्राणवायु ऑक्सीजन, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का सेचुरेशन अच्छा होना चाहिए। कोविड के टाइम पे SpO2 से मेजर किया, बोले साहब ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल नीचे जा रहा है, अब ये बचेगा नहीं। देखो ऑक्सीजन कितनी जरूरी है ना। प्राणवायु कहते हैं ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के बिना जिंदा रहना मुश्किल है, कोई नहीं जिंदा रह सकता। हो सकता है शाम तक बिना खाए पिए जिंदा रह ले, लेकिन बिना सांस लिए जिंदा नहीं रह सकता। और क्या हम सोते हैं तो हमें एनर्जी नहीं लगती? हमारे जो वाइटल ऑर्गन है कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं। व्यक्ति सोया हुआ है, सांस ले रहा है, व्यक्ति सोया हुआ है, किडनी फिल्ट्रेशन कर रही है, व्यक्ति सोया हुआ है, उसका स्टमक डाइजेशन कर रहा है, तो उसके लिए एनर्जी नहीं लगेगी? हम्म। कभी आपने सुना होगा बैंक में कि भाई इतना अकाउंट में पैसा रखना, इसको मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करना है, नहीं तो आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा, आपका अकाउंट डॉर्मेट हो जाएगा, आप पे फाइन लग जाएगा। तो बोले इतना तो साफ पैसा रखना ही पड़ेगा अकाउंट में, नहीं तो आपका अकाउंट बंद हो सकता है। तो ऐसे ही बॉडी को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी तो डेली चाहिए, उतना तो चाहिए ही चाहिए उसको जिंदा रहने के लिए। इसको हम बोलते हैं BMR। BMR पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। BMR मतलब बेसिक मेटाबॉलिक रेट। जितनी एनर्जी आपको सर्वाइवल के लिए चाहिए उतनी तो चाहिए ही चाहिए। जैसे आपको चाहिए 1500 किलो कैलोरी, तो 1500 किलो कैलोरी तो आपको भोजन से लेना पड़ेगा। जो भी आप खाते पीते हो इससे आपको एनर्जी मिलती है। बताया था ना आपको, कार्ब्स खाते हो, प्रोटीन खाते हो, मिनरल्स, विटामिन, ये सब आप डाइट में लेते हो। और बैलेंस डाइट होना चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए। यदि आपको कैलोरी की जरूरत है 1500, आपका BMR 1500 है, 500 चलो और एक्स्ट्रा मान लिया आप काम वाम करते हो, ठीक है, 2000 हो गया। अब आपको 2000 कैलोरी की जरूरत है, और आप ले रहे हो डेली 3500 कैलोरी, और उस कैलोरी को आप बर्न नहीं कर रहे, तो क्या होगा? आपकी बॉडी में डिसबैलेंस आ जाएगा, संतुलन आ जाएगा, ओबेसिटी आ जाएगी। आपकी आपके लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाओगे तो ब्लड में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाएगा, हो सकता है डायबिटीज हो जाए, बॉडी में इंसुलिन का लेवल कम हो जाए, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए, बॉडी में इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस आ जाए, बीमारियां पैदा होंगी। होगी या नहीं? तो इन बीमारियों से बचने के लिए हमारे लाइफ स्टाइल का और हमारे खान पान का और हमारे आसपास के इन्वायरमेंट का एक पॉजिटिव सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, एक तालमेल होना चाहिए। इन्वायरमेंट हमारा प्यूरिफाई होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, गंदगी, बदबू, मच्छर, ये सब नहीं होना चाहिए। इंसेक्ट, इंसेक्ट के थ्रू भी बीमारियां होती है, ऑर्गेनो फॉस्फेट से पॉइजनिंग होती है, मच्छरों से बीमारी होती है, मुर्गियों से बीमारी होती है, स्वाइन फ्लू।
एडीज, एनाफिलीज, डेंगू कॉज कर रहे हैं, मलेरिया कॉज कर रहे हैं, मुर्गी से आपको बीमारी हो रही, तो इन्फेक्शन बहुत बड़ा कारण है इंसान की जान जाने का। HIV इन्फेक्शन है, एसटीडीज हैं, ये सब सोशल फार्मेसी में आपने पढ़ा है ना। तो ये जो दवाइयाँ दी हुई है बेटा, ये अलग अलग कैटेगरी की दवाइयाँ हैं। जैसे कैम्फर आपका एंटी माइक्रोबियल है ना। कोई दवाई आपकी डिसइंफेक्टेंट है, कोई दवाई आपकी एंटीसेप्टिक है, सेवलॉन डेटॉल आप यूज करते हो। लाइजॉल से आप फ्लोर साफ करते हो, एक्सटर्नल सरफेस। हॉस्पिटल में भी यूज होता है, कंबलों को धुलने के लिए, हॉस्पिटल की सफाई के लिए। हॉस्पिटल में फ्यूमिगेशन होता है, OT डिपार्टमेंट में। ऑपरेशन थिएटर जहाँ पर होता है, ऑपरेशन होते हैं ना, वहाँ बॉडी को ओपन किया जाता है, तो वहाँ का एरिया स्टेलाइज्ड होना चाहिए, सैनिटाइज्ड होना चाहिए। तो वहां पर विशेष ध्यान रखा जाता है, इक्विपमेंट का सैनिटाइजेशन होता है। क्यों? ताकि इन्फेक्शन ना हो, कंटामिनेशन ना हो। कंटामिनेशन मतलब होता है माइक्रोब्स का अटैक, जो कि डिजीज कॉज कर सकते हैं। उसके अटैक को ही हम क्या बोलते हैं? उसके हमले को ही हम बोलते हैं कंटामिनेशन। कंटामिनेटेड वाटर नहीं पीना है। जिन इक्विपमेंट से सर्जरी हो रही है, उन इक्विपमेंट्स का सैनिटाइज होना, स्टेलाइज्ड होना जरूरी है, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स होना जरूरी है। स्टेलाइजेशन पे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, ये किसी न किसी कैटेगरी में आते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग आपका, एंटी कन्वर्जन ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स जो कि मिर्गी के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, ये सब आपके सिलेबस में है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो हाइपरटेंशन के पेशेंट को दिए जाते हैं, टेलमिसार्टन, एम्लोडिपिन, इनका डोज हमको पता होना चाहिए, इनके साइड इफेक्ट्स पता होना चाहिए। ठीक है। डोज, साइड इफेक्ट्स, इनके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, इनका क्लासिफिकेशन, इस कैटेगरी में कौन से ड्रग्स आते हैं। हर ड्रग का एक कैटेगरी होता है, और वो कैटेगरी हमको पता होना चाहिए कि कौन सी बीमारी में कौन सी दवाई यूज होती है, वो किस कैटेगरी की दवाई है। जैसे एकार्बोज, एकार्बोज जो दवाई है वो एंटी डायबिटिक मरीज को दी जाती है। वेल्प्रोइक एसिड मिर्गी के ट्रीटमेंट में, फेनेटोइन, कार्बामेजिपिन, ये जो दवाइयां मैं जिनके नाम ले रहा हूँ, ये एग्जाम में पूछी गई हैं। कि भाई आपसे पूछ लेंगे कि भाई कार्बामेजिपिन ड्रग किस कैटेगरी का है। नीचे ऑप्शन रहेंगे, आपको राइट ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब तो आपको लाइसेंस तब दिया जाएगा जब आप एग्जिट एग्जाम क्वालिफाई करोगे। एग्जिट एग्जाम क्वालिफाई नहीं करोगे, लाइसेंस नहीं मिलेगा। साल में 2 बार एग्जाम होगा। यदि आपको नॉलेज है, यदि आपको आंसर पता है, तो पास करोगे एग्जाम। क्योंकि MCQ सॉल्व वही कर पाएगा जिसको पता होगा। भाई पूछ लिया कि BP का फर्स्ट एडिशन कब आया था, नीचे 4 सन दिए हुए हैं, आपको पता है 1864, तो आप 10 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। और नहीं पता तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करोगे, और 2-4 साल में आपका लाइसेंस आएगा फिर आराम से। इसलिए तो बोलता हूँ पढ़ाई करो। 11 एग्जाम ही नहीं निकालने आपको, फर्स्ट ईयर के 5 और सेकंड ईयर के 6 पेपर ही पास नहीं करने अब आपको। आपने फार्मेसी में एडमिशन लिया ही इसलिए कि आपको लाइसेंस मिल जाए, आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हो, है ना। अब लाइसेंस के लिए आपको एक फिल्टर लगा दिया फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने, कि एग्जिट एग्जाम हमको देना है। एग्जिट एग्जाम यदि क्रैक होगा तो आपका लाइसेंस आएगा, क्रैक नहीं होगा लाइसेंस नहीं आएगा आपका। अभी मैं देखता हूँ जो स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करते, 2 साल का डिप्लोमा वो 5 साल में कंप्लीट करते हैं। धीरे धीरे उनके पेपर निकलते हैं, कभी रिवेल से निकल रहा है, तो कभी चैलेंजिंग से निकल रहा है। बैक आ रहे हैं, एक पेपर को 3-3 4-4 बार पेपर देना है, ऐसा नहीं है। एडमिशन लिया है, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका समय, ऊर्जा, ये सब आप लगा रहे हो ना, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसका आउटपुट भी आना चाहिए। और आउटपुट यही है कि आप 2-2.5 साल की डिप्लोमा इन फार्मेसी 2-2.5 साल में कंप्लीट कर लो। ठीक है। एग्जिट एग्जाम भी आपका एक बार नहीं निकला तो फिर 6 महीने वेस्ट, फिर अगले 6 महीने बाद दोगे। तो बिना पढ़े एग्जिट एग्जाम निकल ही नहीं सकता। कहाँ से निकलेगा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, CBT। सेंटर पे जाओगे, पता है तो हाँ क्लिक करोगे, सही क्लिक करोगे, नहीं पता तो गलत। 50% मार्क्स क्वालिफाइंग है। अभी तो सेक्शनल में मार्क्स आते हैं, उधर से थोड़े बहुत आ जाते हैं, तो जैसे तैसे निकल जाती है 2 साल की डी फार्मेसी 4-5 साल में। मेरे को तो लगता है एग्जिट एग्जाम आ गया तो 7 साल बाद लाइसेंस मिलेगा आराम से। और इससे आपका नुकसान है, आपका नुकसान है। तो इसीलिए पढ़ाई करो, डेली प्रतिदिन घंटे 2 घंटे पढ़ाई करो।
और पढ़ाई करोगे तभी आपके दिमाग में कुछ रिटेन रहेगा। रिवाइज करो, रिवीजन करो, रिवीजन बहुत जरूरी है। कुछ नया पढ़ने से अच्छा जो पहले पढ़ा है उसको रिवाइज करो। रिवाइज करने से आपके ब्रेन से रिकॉलिंग पावर की प्रॉपर्टी जनरेट होगी। आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको याद आएगा कि भाई अभी क्वेश्चन आया है कि भाई फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटी क्या होती है, फट से ना आपको याद आएगा, सर ने ऐसा ऐसा बताया था। क्लोराइड का लिमिट टेस्ट, आयरन का लिमिट टेस्ट। ठीक है। तो ये जो जितनी भी ड्रग्स आपको स्क्रीन स्क्रीन पे दिख रही है, जैसे आपका टैनिक एसिड, टैनिक एसिड आपने कोग्नोसी में पढ़ा है ना। कटेचु, कत्थे में होता है ये ड्रग। कत्थे में एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है। एस्ट्रिंजेंट मतलब प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर देता है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है। पान एक औषधि होती है, पान का पत्ता भी औषधि है, पान में चूना डाला हुआ है, चूने से कैल्शियम मिल रहा है। पत्थर डाला हुआ है, टैनिक एसिड एस्ट्रिंजेंट। सोप डली है, सोप में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, इसलिए पहले बड़े बुजुर्ग पान खाते थे। और पान खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। हम जब मरीज को काउंसलिंग देंगे तो बताएंगे ना उसको क्या खाना और क्या नहीं खाना उसको, ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। कैसा हमारा खान पान हो कि हम बीमार ही ना पड़े, और यदि बीमार पड़ गए हैं तो हमारी हीलिंग फास्ट हो जाए, जल्दी चंगे हो जाए, हम जल्दी अच्छे हो जाए। कैसे हम अच्छे हो सकते हैं? तो हमें मरीज को, बीइंग एज अ फार्मासिस्ट, हमारा काम है उसको काउंसलिंग देना, उसको परहेज बताना कि इस बीमारी में ये नहीं खाते, उस बीमारी में वो चीज नहीं खाते। ये बीमारी तुमको क्यों हुई है, किस कारण से हुई है, ये हम ही तो बताएंगे उसको, काउंसलिंग देंगे तो। हमको हर बीमारी का परहेज पता होना चाहिए। अस्थमा का परहेज क्या होता है, डायबिटीज का परहेज क्या होता है, हाइपरटेंशन के पेशेंट को हम क्या काउंसलिंग देंगे। किसी मरीज को यदि इन्फेक्शन हो गया है तो हम उसको, किसी को फंगल इन्फेक्शन हो गया है प्राइवेट पार्ट्स में, तो हम उसको क्या काउंसलिंग देंगे। ये सब हमें आना चाहिए, और ये सब हमें पढ़ाया भी जाता है और हमारे सिलेबस में भी है। और ये सब यदि हमें नहीं आता तो हम किस किस काम के फार्मासिस्ट हैं। तो सब हमें पढ़ना है और हमारे जीवन में आत्मसात भी करना है, और औरों को मोटिवेट करना है कि वो भी इन इस नॉलेज को आत्मसात करें, प्रिकॉशंस रखें। ठीक है। और हमें सारी लीगल प्रैक्टिस करना है। हमारे फार्मेसी में अभी बहुत इलीगल प्रैक्टिसेस चल रही हैं, इन सबको हमें रोकना है। इसलिए आपको फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स पढ़ाया जाता है, ताकि आपके अंदर एक सिविक सेंस हो, आपके अंदर एक समझ विकसित हो। आप तात्कालिक मुनाफे के लिए कहीं किसी की जान न ले लो, आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के कहीं किसी को आप प्रेगनेंसी टर्मिनेशन की किट न दे दो। बिना प्रिस्क्रिप्शन पे आप कहीं किसी को ऐसी दवाई ना दे दो जिसका मिसयूज करे, कोई नशा करे और वो नशा करेगा, और नशा क्राइम को बढ़ावा देता है। तो शुरुआत किससे हुई? फार्मेसी से हुई, मेडिकल स्टोर से हुई, रिटेल शॉप से हुई, जहां से उसको नींद की दवाई दे दी गई बिना प्रिस्क्रिप्शन के, जहां से उसको एक्स शेड्यूल के ड्रग्स दे दिए गए, जहां से उसको एच शेड्यूल के ड्रग्स दे दिए गए, जो कि नियम के हिसाब से केवल आरएमपी के प्रिस्क्रिप्शन पे दिए जाने चाहिए थे, पर नहीं दिए। क्यों? क्योंकि दुकान खोल के बैठे हैं साहब, पैसा कमाने से मतलब है। पैसा कमाओ लेकिन सही तरीके से, गलत तरीके से नहीं। किसी की जान लेके पैसा नहीं कमाना है। डॉक्टर्स को भी जेल हो जाती है इलीगल यदि वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं तो। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, ये भी आपके सिलेबस में है, इसलिए आपको पढ़ाया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट शेड्यूल्स, ड्रग के शेड्यूल्स आपको पढ़ाए जाते हैं। ओटीसी ड्रग आप दे सकते हो, ओटीसी ड्रग ओवर द काउंटर जो दिए जाते हैं। लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो जी शेड्यूल्स में आते हैं, जो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट को डॉक्टर के सुपरविजन में ही देना है, मेडिकल स्टाफ के सुपरविजन में ही देना है। क्योंकि वहां पर वाइटल साइंस को नर्स कॉन्स्टेंटली चेक कर रही है। ड्रग देने के बाद में पता चल रहा है कि भाई उसके हार्ट रेट नॉर्मल है नहीं है, ब्रीदिंग रेट, पल्स रेट, उसका बॉडी टेम्परेचर, ये सब वाइटल साइंस को रियल टाइम में ऑब्जर्व किया जाता है। और ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि भाई मरीज की कंडीशन अभी नॉर्मल है, स्टेबलाइज है अभी। तो ये हमको पता चल जाता है। तो किसी भी ड्रग की कैटेगरी और उस कैटेगरी का क्लासिफिकेशन, ये आपको कल पढ़ के आना है। जैसे एंटी एलर्जिक ड्रग्स, लिवोसिट्राजीन, एंटी पायरेटिक ड्रग पैरासीटामोल, एनाल्जेसिक ड्रग्स, एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, आपके एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, ये सब आपको
कल मैं पूछूंगा हर कैटेगरी के ड्रग्स के नाम, 5 नाम। कोई भी इंजेक्शन का नाम लिया मैंने, जैसे वोवेरॉन का इंजेक्शन है, कहाँ यूज होता है भाई? पैथेडीन इंजेक्शन है, ट्रामाडोल का इंजेक्शन है। कोई मॉलिक्यूल किस डोजेस फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है, ये भी हमको पता होना चाहिए। भाई टैबलेट में आता, कैप्सूल में आता, सस्पेंशन में आता, इमल्शन में आता, किस में आ रहा है? तो ये सब हमारा बेसिक नॉलेज, बीइंग एज अ फार्मासिस्ट वी मस्ट नो। तो ये दोनों आप याद रखोगे ईयर्स। ठीक है। यूएसपी का फर्स्ट एडिशन कब आया था? 1820 में। और बीपी का कब आया था? 1864 में। अब हम बात करते हैं आईपी की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ पार्लियामेंट इंडियन फार्माकोपिया कमेटी। और इस कमेटी को कब स्टैब्लिश किया गया था? 1948 में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आर एन चोपड़ा, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। established द सेंट्रल इंडियन फार्माकोपिया लेबोरेटरी, जो कि गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश में स्टैब्लिश की गई थी, जिसको हम शॉर्ट में सीडीएल बोलते हैं, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। पीआई यदि किसी मेडिकल स्टोर से या किसी फैक्ट्री से सैंपल कलेक्ट करेगा, वो सीडीएल को भेजेगा। सीडीएल ये पता करेगी कि वो दवाई की गुणवत्ता अच्छी है या नहीं, कहीं कंपनी कोई फ्रॉड तो नहीं कर रही, कोई स्कैम तो नहीं कर रही, है ना? कभी कंपनीज क्या करती है, अल्कोहल को खरीदती है और उससे दवाई ना बना के उसको सेल कर देती है, उससे बेवरेजेस बना लिए जाते हैं। ये स्कैम है या नहीं? बताओ। स्कैम है ना ये? क्योंकि अल्कोहल को आप दवाई भी बना सकते हो और अल्कोहल से आप मादक पदार्थ भी बना सकते हो, नशीली शराब, है ना? तो आप उसका यदि फार्मास्यूटिकल में यूज करते हो तो बहुत अच्छी बात है। कम क्वांटिटी में उस लोगे तो जान बच जाएगी किसी की, और उस पर टैक्स भी नहीं लगता। और ल्यूक्योर पे टैक्स ज्यादा होता है, तो ये भी स्कैम चल रहा है। तो यदि सीडीएल को सैंपल भेजा और सीडीएल ने रिपोर्ट बना के दी, सीडीएल पे काम करते ड्रग एनालिस्ट, जो बी फार्मा होल्डर होता है, जो बी फार्म करता है वो ड्रग एनालिस्ट बन सकता है। स्टेट गवर्नमेंट की लेबोरेटरीज होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की लेबोरेटरीज होती है, वहां पर सैंपल जाता है, सैंपल की एनालिसिस होती है। और यदि दवाई के लेवल पे जो क्लेम की गई है, प्रोमिस किए गए हैं, यदि वो सारे सही हैं तो कोई बात नहीं। और नहीं तो कंपनी को नोटिस जाता है, कंपनी में इंस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन के दौरान कंपनी को जवाब देना पड़ता है, सो कॉज नोटिस भेजा जाता है, कंपनी सील हो सकती है, कंपनी बंद हो सकती है, कंपनी पे जुर्माना लगाया जा सकता है, फाइन लगाया जा सकता है। तो ये काम है आपका सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का, सैंपल की टेस्टिंग करना। ठीक है। और सैंपल कौन कलेक्ट करता है? ड्रग इंस्पेक्टर, डीआई। डीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी और डीआई की ड्यूटीज आपको पता होना चाहिए। और डीआई बनने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे कोई डीआई बन सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, जो कि 1940 में आया था। और इसके रूल्स कब आए थे? 1945 में। और आईपी का फर्स्ट एडिशन आया था 1955 में, जो कि डॉक्टर बी एन घोष की चेयरमैनशिप में आया था। ये सारे जो फैक्ट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये रिवाइज करना है, रिवीजन करना है, इसका इसके नोट्स बनाने हैं। जो मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ, इसको आप देख के नोट्स बनाया करो अपने खुद के, ताकि एग्जाम टाइम पे आप रिवीजन कर पाओ। 1-2 दिन का समय रहेगा, ज्यादा समय नहीं मिलता है, और उस एक दिन में आपको पूरा फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, सोशल फार्मेसी, जिस दिन जो पेपर है उस हिसाब से आपको रिवाइज करना पड़ेगा। जैसे कल आपका सुटिक्स का पेपर है, आज का दिन है आपके पास, तो आज पूरे दिन में आपको सुटिक्स के सारे यूनिट्स, पूरे 7 यूनिट आपको रिवाइज करने हैं। आपके पास नोट्स रहेंगे तो आप कर पाओगे, है ना? और जिन लोगों की थोड़ी इंग्लिश कमजोर है, तो वो थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करें, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको इंग्लिश में एग्जाम में लिखना पड़ेगा। और कोई भी रेड पेन का यूज नहीं करेगा, ग्रीन पेन का यूज नहीं करेगा, केवल आपको ब्लू पेन का यूज करना है। ठीक है। ऐसा जेल यूज मत करना कि इस तरफ पेज में लिखे तो पीछे भी दिखे, क्योंकि उससे फिर क्या है, पीछे भी छपता है तो फिर पीछे पेज पे जो लिखोगे उसको पढ़ने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए ऐसा पेन यूज नहीं करना जो इस पेज पे लिखने से उस पन्ने के पिछले वाले पेज पे भी विजुअलाइज होता हो। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। रेड पेन से कोई नहीं लिखेगा, जहां पर डायग्राम की जरूरत है वहां पर डायग्राम ड्रॉ करना है। ये डिमांड होती है आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी की।
स्टैटिस्टिक्स के पेपर में आपको यदि कोई फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, जैसे हैमर मिल है, बॉल मिल है, तो इसका आपको चित्र बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के समझना है और उस हिसाब से उसका आंसर देना है आपको। ठीक है, तो आपकी मार्किंग अच्छी होगी। यदि हैमर मिल का क्वेश्चन आया और आपने हैमर मिल ही नहीं बनाई, बॉल मिल का क्वेश्चन आया, बॉल मिल ही नहीं बनाई, साइक्लोन सेपरेटर के बारे में पूछ रहे हैं, बनाया नहीं आपने साइक्लोन सेपरेटर, तो नंबर नहीं मिलेंगे फिर। सही तरीके से क्वेश्चन को आंसर करना जरूरी है। ठीक है, तो ये जो फैक्ट्स मैंने आपको बताया, ये आपको ध्यान रखना है। पहला तो फैक्ट ये है कि इंडियन फार्माकोपियल कमेटी कब स्टैब्लिश हुई? 1948 में। किसकी चेयरमैनशिप में हुई? आर एन चोपड़ा। ठीक है, फिर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया, जिसको हम डीएनसी एक्ट भी बोलते हैं? ये 1940 में आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1940 जो ईयर है, इसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया था। इसने फार्मेसी को बेस प्रोवाइड किया, ये फार्मेसी की नींव है, आधार है ये फार्मेसी का। इसके आधार पे फार्मेसी डेवलप हुई, इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, ट्रेनिंग दी गई, फैक्ट्रीज ओपन की गई। फैक्ट्री एक्ट आया था 1948 में। जैसी हमारी कंट्री को आजादी मिली 1948 में, फैक्ट्री एक्ट आ गया था। उसके तहत लेबर को सैलरी दी जाती है, फैक्ट्री को डिजाइन किया जाता है ना। जो भी वेस्ट फैक्ट्री से निकल रहा है उसका प्रॉपर डिस्पोजल किया जाता है, जिससे इन्वायरमेंट को डैमेज ना हो, है ना। वाटर पॉल्यूशन नहीं करना है, एयर पॉल्यूशन नहीं करना है, नॉइस पॉल्यूशन नहीं करना है, किसी एम्प्लॉय को कोई हानि ना हो फैक्ट्री की किसी यूनिट ऑपरेशन की वजह से। और आईपी का फर्स्ट एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आया था 1955 में, पीएन घोष की चेयरमैनशिप में। यहां तक क्लियर है आपको? हिस्ट्री ऑफ आईपी। ठीक है, अब इसमें ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि आईपी का लेटेस्ट एडिशन अभी कौन सा चल रहा है और वो किसकी चेयरमैनशिप में आया था? तो ये आपका 2018 में आया है, आईपी का सबसे लेटेस्ट एडिशन। ठीक है, जैसे फर्स्ट एडिशन 55 में आया, फिर 66 में आया, है ना, फिर 85 में आया, फिर 96 में आया, 2007, इस टाइप से एडिशंस आए हैं। उसमें सप्लीमेंट्रीज भी आती हैं, मतलब भाई हमने एडिशन निकाला और कोई चीज इंपॉर्टेंट छूट गई तो हमने एक सप्लीमेंट्री उसकी रिलीज कर दी। अब कोई एडिशन है तो हमने उसको 2 वॉल्यूम में लॉन्च कर दिया, बुक्स के वॉल्यूम आते हैं ना। तो अभी आईपी का जो लेटेस्ट एडिशन है वो 2018 में आया था, डॉक्टर पीएल शाह की चेयरमैनशिप में। ठीक है, आईपी, बीपी, यूएसपी आपको पता है, इंटरनेशनल फार्माकोपिया, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूरोपियन फार्माकोपिया। जिस कंट्री की फार्माकोपिया है उसके हिसाब से उसका नॉमेनक्लेचर कर दिया, उसका नामकरण कर दिया। अब मोनोग्राफ क्या होता है? फार्माकोपिया में मोनोग्राफ दिए होते हैं। मोनोग्राफ में ड्रग के इंफॉर्मेशन होते हैं, जैसे ड्रग का फॉर्मुलेशन, ड्रग का डिस्क्रिप्शन, ड्रग का एसे, ड्रग का लिमिट टेस्ट का एसे। एसे क्या होता है, बायोलॉजिकल एसे क्या होता है? जैसे भाई हमने एंटीबायोटिक बनाई, हमने सिफिक्सिन बनाई, सिफिक्सिन का टेबलेट बनाया, तो सिफिक्सिन का टेबलेट काम कर रहा है कि नहीं, हम ये फैक्ट्री में ही चेक कर लेंगे। हम कल्चर मीडिया तैयार करेंगे और उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हम एक्सपोज कराएंगे सिफिक्सिम से, और सिफिक्सिम ने यदि सारे माइक्रोब्स को मार दिया तो हम समझ गए कि हमारा एंटीबायोटिक काम कर रहा है। फिर हम उसको मार्केट में भेज देंगे, डिस्ट्रीब्यूटर को दे देंगे, रिटेलर को दे देंगे, फिर वो बढ़िया बिकना शुरू हो जाएगा। और नहीं तो फिर हम उस बैच को कैंसिल कर देंगे, है ना। तो इसको बोलते हैं हम बायोलॉजिकल एसे, या एंटीबायोटिक्स का किया जाता है ना। एंटीबायोटिक्स मतलब जो सूक्ष्म जीव को, माइक्रोब्स को जो दवाई मारती है, इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है ना। एंटीवायरल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, ये अलग अलग टाइप के इन्फेक्शन है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन होते हैं, है ना। तो उसमें अलग अलग एंटीबायोटिक्स हम यूज करते हैं। एंटीवायरल ड्रग्स में जैसे मैंने आपको एसाइक्लोवीर बताया था, रोटावीर बताया था, रेमडेसिविर का इंजेक्शन बताया था। एंटी फंगल में आपको कैटेकोनाजोल, आपका फ्लूकोनाजोल, ये ड्रग्स बताए थे, रोल वाले ड्रग्स, है ना। एंटीबायोटिक का पूरा क्लासिफिकेशन बताया था। ये सब क्लासिफिकेशन कल पढ़ के आओगे आप लोग। ठीक है, एंटीवायरल का क्लासिफिकेशन, एंटी फंगल का, और आपका एंटी बायोटिक, ये तीनों क्लासिफिकेशन कल आप याद करके आओगे। ठीक है, पढ़ा चुका हूं मैं आपको, कल पूछूंगा। आओ, और इसमें क्या दिया हुआ है, आईपी में और दिया हुआ है टाइटल। ठीक है, मतलब किसी भी ड्रग का आईयूपीएसी नेम दिया हुआ है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर, उसका केमिकल फॉर्मूला कैसा है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा है उसका, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सब इंफॉर्मेशन फार्माकोपिया में रहती है।
ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है ना, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कौन से एटम्स है, तो वो हमें स्ट्रक्चर देख के ही समझ में आ जाता है। जो एनएमआर टेक्निक होते हैं, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये सब से हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी ड्रग का स्ट्रक्चर, और एसएआर की स्टडी करते हैं। ये सब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आता है ये पोर्शन। ड्रग की कैटेगरी दी होती है, उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिया होता है, थेराप्यूटिक एक्शन क्या आएगा, क्या रिस्पॉन्स आएगा हमारी बॉडी में, किस कैटेगरी का वो ड्रग है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाएगी, है ना, उसका डोज क्या है, अप्रोप्रिएट डोज, एडल्ट में कितना है। ठीक है, ये सारी ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ड्रग की स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, ड्रग का डिस्क्रिप्शन, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है, ड्रग की केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है, फिजिकल प्रॉपर्टी में मतलब उसका टेस्ट कैसा है, कलर कैसा है, ऑर्डर कैसा है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है। सफेद क्रिस्टलाइन पाउडर है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, कैसा है ना, ग्रीन विट्रियोल, मैंने आपको बताया था जब एंटासिड पढ़ाया था। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी हमें ड्रग की पता होनी चाहिए, ड्रग का स्टोरेज कंडीशन हमें पता होना चाहिए, स्टोरेज कंडीशन भी दी रहती है आईपी में, कि आपको किसी सब्सटेंस को कैसे स्टोर करना है, किस कंटेनर में स्टोर करना है, उसका सेल्फ लाइफ भी दिया रहता है कितना रहता है ना, और उसमें कौन सी इम्प्यूरिटी आ सकती है ये भी दिया रहता है। तो उसी इम्प्यूरिटी का हम टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, तो कलर ऑर्डर टेस्ट दिया रहता है। सॉलिबिलिटी ड्रग की दी होती है, हमें सॉलिबिलिटी पता होना चाहिए, तभी तो हम फॉर्मुलेशन डेवलप करेंगे। हम फॉर्मुलेशन कैसे बनाते हैं, हमारे पास कोई ड्रग है, हमने उसको पीस लिया, पीस के हमने उसका पाउडर बना लिया। अब उस पाउडर को हम कोशिश करेंगे कि किसी चीज में वो घुल जाए, तो घुल जाएगा तो सॉल्यूशन बना लेगा, तो हम सॉल्यूशन फॉर्म में हमारा ड्रग आ जाएगा। पानी में नहीं घुलेगा तो अल्कोहल में घोलेंगे तो एलिक्सर बन जाएगा। और यदि हमारा ड्रग ऑयल नेचर का है तो हम उसका इमल्शन बना लेंगे। यदि ऑयल नेचर का हमारा ड्रग है तो हम इमल्शन बना लेंगे। और यदि हमारा ड्रग सपोज किसी भी चीज में नहीं घुल रहा है, ना तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल रहा, ना तो वाटर में घुल रहा, ना तो आपका इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल रहा, पूरा पोलर सॉल्वेंट होते हैं उसमें भी नहीं घुल रहा, तो फिर हम उसका सस्पेंशन बना लेंगे। इसलिए तो हम इतने सारे डोजेस फॉर्म बनाते हैं, क्योंकि हम जब किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मुलेशन डेवलप करते हैं तो हम देखते हैं कि भाई कौन सा फॉर्मुलेशन बन सकता है। और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है जिनका टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन सब आता है। पैरासीटामोल का देख लो, टैबलेट भी आ रहा है, पैरासीटामोल का सस्पेंशन भी आ रहा है, पैरासीटामोल आईवी रूट से भी दिया जा रहा है, पेरेंटल से भी दिया जा रहा है। कुछ ड्रग्स में लिमिटेशन होते हैं कि नहीं साहब ये तो हम पेरेंटल से ही देंगे, जैसे इंसुलिन। इंसुलिन आप ओरल रूट से नहीं दे सकते, नहीं तो लीवर उसको रेजिस्ट करेगा, मेटाबोलाइज कर देगा, उसको एक्शन ही नहीं आएगा इंसुलिन का। इसलिए इंसुलिन पेरेंटल रूट से दिया जाता है। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन, जितने भी हार्मोनल प्रिपरेशन है, ये मैक्सिमम पेरेंटल रूट से दिए जाते हैं। उसका रीजन होता है, कारण है इसका। तो फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट हम इसको कहते हैं। ठीक है, कि हम किस डोजेस फॉर्म में उस मॉलिक्यूल को, उसका ड्रग डिजाइन करेंगे, ड्रग डिजाइनिंग भी बोलते हैं इसको। लिमिट टेस्ट तो अभी आपको मैंने बताया, इट इज डिजाइन टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इम्प्यूरिटीज विच इज प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। तो लिमिट टेस्ट, स्टोरेज कंडीशन, है ना, स्टोरेज कंडीशन मतलब हमें एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना है, यदि हाइग्रोस्कोपिक है तो उसको मॉइस्चर से बचाना है। ठीक है, हमें उसको लाइट से प्रोटेक्ट करना है, हमें उससे बच्चों की पहुंच से दूर रखना है। और इस पे लेबलिंग रिक्वायरमेंट भी दिए रहते हैं आईपी में। लेबलिंग रिक्वायरमेंट मतलब जैसे हम सस्पेंशन यूज करते हैं, शेक वेल बिफोर यूज, उपयोग करने से पहले उसको हिलाओ, हिलाओ उसको और हिला के तैयार करो ताकि आप उसको ले सको। तो ये मेंशन रहता है। ये पीपीटी पे कोई पेन नहीं चलाएगा। ठीक है, मैं पेन चलाऊंगा पीपीटी पे, आप लोग नहीं। ये ग्रीन कलर का पेन जिसने भी चलाया है अब नेक्स्ट टाइम नहीं चलाएगा। स्टोरेज कंडीशन, लिमिट टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ, आइडेंटिफिकेशन हम करेंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना, केमिकल टेस्ट के थ्रू हम ड्रग को आइडेंटिफाई करेंगे। एडल्ट्रेशन का भी पता लगाते हैं, रॉ मटेरियल में कोई एडल्ट्रेशन तो नहीं है। एडल्ट्रेशन भी आपको पढ़ाया है मैंने, है ना, कितने टाइप का एडल्ट्रेशन होता है, एडल्ट्रेशन से क्या नुकसान है, कैसे क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं, कैसे हम किसी एडल्ट्रेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो है सब्सटेंस में। स्टोरेज के लिए कंटेनर दिए हैं, वेल क्लोज्ड कंटेनर। वेल क्लोज कंटेनर डस्ट और डर्ट और इंसेक्ट से बचाता है हमारी फॉर्मुलेशन को। टाइटली क्लोज्ड कंटेनर ये प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है हमें इन्वायरमेंटल कंडीशन से, एटमॉस्फेरिक कंडीशन से, जैसे मॉइस्चर है, कार्बन डाइऑक्साइड है,
लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर, ये हमारे प्रोडक्ट को लाइट से बचाएगा, जिसमें एम्बर्ड कलर का बॉटल यूज किया जाता है। ग्लास के बॉटल्स आपने देखे होंगे भूरे कलर के, हल्का सा कत्थई जैसा कलर होता है, एम्बर्ड कलर। ठीक है। सिंगल डोज कंटेनर, मल्टीपल डोज कंटेनर, लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स के कंटेनर मैंने आपको बताए थे। लेबलिंग रिक्वायरमेंट दी होती है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 के जो रूल्स है उसके हिसाब से, है ना। जैसे आई ड्रॉप्स यदि आपने ओपन कर लिए तो 1 महीने में या तो उसको यूज करके खत्म कर दो, नहीं तो डिस्कार्ड कर दो, उसके बाद वो यूज नहीं किए जा सकते। इमल्शन यूज कर रहे हो, सस्पेंशन यूज कर रहे हो, शेक वेल बिफोर यूज। कहीं प्रिकॉशन दिखेगा, कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, बच्चों की पहुंच से दूर रखना है। तो ये सब लेबलिंग रिक्वायरमेंट है। जब हमने कंटेनर पे लेबल चिपकाया तो हमने उस पर प्रिकॉशंस लिख दिए कि ये दवाई को हमको कैसे यूज करना है, डायरेक्शन लिख दिया कि कैसे यूज करना है ना, कहाँ उसको स्टोर करना है, फ्रिज में रखना है, जैसे वैक्सीन्स आपका कोल्ड स्टोरेज में रखे जाते हैं, है ना। आपके कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो 25 डिग्री सेल्सियस पे रखे जाते हैं, तो एसी की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है तो गर्मी की वजह से ड्रग खराब हो सकता है, ड्रग का एक्शन कम हो सकता है। तो एसी लगा, एयर कंडीशनर लगाने से हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेते हैं। ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं इम्प्यूरिटी। इम्प्यूरिटी कैन हैव अनवांटेड फार्माकोलॉजिकल और टॉक्सोलॉजिकल इफेक्ट। इट कैन बी सीरियसली इफेक्ट द हेल्थ ऑफ पेशेंट्स। और पेशेंट की सेफ्टी हम हमेशा प्रायोरिटी बेसिस पे रखते हैं, प्राथमिकता देखते हैं मरीज की सेफ्टी को। ठीक है। किसी भी ड्रग से मरीज को कोई हानि नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम आईसीएच गाइडलाइंस भी यूज करते हैं। ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन, ये एक इंटरनेशनल संस्था है जो कि अपने गाइडलाइंस जारी करती है इम्प्योरिटी को कंट्रोल करने के लिए और ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ऐसी एक संस्था है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन सब पे आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। ठीक है। किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में कोई भी अनवांटेड केमिकल यदि आता है तो उससे ड्रग की इफिकेसी कम हो जाती है, ड्रग की सेफ्टी कम हो जाती है, और ड्रग हमारा खराब भी हो सकता है। उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में भी चेंजेस आ सकता है, वो एपीआई भी हो सकता है और वो रॉ मटेरियल भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू आईसीएच, एन इम्प्यूरिटी इज एन drug substance is defined as any component of new drug substance that is not a chemical entity defined as the new drug substance। ऐसा सब्सटेंस जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, जो बीमारी को ठीक कर सकता है, उसको हम एपीआई कहते हैं। ठीक है। उसको हम ड्रग सब्सटेंस कहते हैं। जिसमें थेरापेटिक वैल्यू है, थेरापेटिक रिस्पॉन्स है। जैसे प्लांट से हमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मिलते हैं, ग्लाइकोसाइड्स हुआ। मोहित, ये क्यों कर रहे हो बेटा? मोहित, आपको समझ में नहीं आ रहा? यदि आप पीपीटी पे ऐसे पेन चलाओगे मैं आपको ब्लॉक करूंगा और क्लास में फिर शामिल नहीं रहोगे आप नेक्स्ट क्लास से, अब यदि आपने पेन चलाया तो। ठीक है। ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है आपके लिए। हाँ, एपीआई, ड्रग कंपोनेंट और नॉन ड्रग कंपोनेंट। ड्रग कंपोनेंट में थेराप्यूटिक वैल्यू होती है, जैसे प्लांट के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, एल्केलॉइड्स हैं, टैनिन्स हैं, रेजिन्स हैं, ग्लाइकोसाइड्स हैं, डिजिटालिस की लीव से मैंने आपको बताया था, डिजिटालिस पर्पूरिया। तो ये जितने भी प्लांट्स के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, ये सभी फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं, इनमें मेडिसिनल इफेक्ट होता है, थेराप्यूटिक वैल्यू होती है ना। तो ये सब एपीआई में आएंगे। ठीक है। फिर हम इसका फॉर्मुलेशन डेवलप करेंगे, आयुर्वेदा भी फॉर्मुलेशन बनाता है। जैसे आपका गुटिका आती है, भस्म आता है, चूर्ण आता है, ये सब कोगनोसी में मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये एपीआई, आप समझे एपीआई क्या होता है। और नॉन ड्रग में आपके एक्सिपिएंट्स आते हैं जो मेडिसिनल वैल्यू तो नहीं रखते लेकिन फॉर्मुलेशन को सपोर्ट करते हैं। तो इसमें दोनों में ही आपकी इम्प्योरिटी नहीं रहनी चाहिए। इम्प्योरिटी आने से इफिकेसी और सेफ्टी कम हो जाएगी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की। ठीक है। कोई भी अनवांटेड केमिकल जो कि स्मॉल अमाउंट में हमारी फॉर्मुलेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उस पर प्रभाव डाल सकता है, इम्प्योरिटी कहलाता है। और फार्मास्यूटिक्स में आप इम्प्योरिटी की स्टडी करते हैं कि कौन से प्रोडक्ट को बनाते वक्त कौन सी इम्प्योरिटी उसमें आ सकती है और कैसे उससे बचा जा सकता है। और ये इम्प्योरिटी आपकी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक नेचर की हो सकती है, ये हमारी दवाई की सिंथेसिस के दौरान भी उसमें आ सकती है, जो हम स्टेप्स उसमें यूज करते हैं और जो केमिकल्स यूज करते हैं। अब ऐसे कौन से इम्प्योरिटी को इफेक्ट डालने वाले फैक्टर्स
कोई भी इम्प्यूरिटी जैसे आपके कैटलिस्ट से भी आ सकती है। कैटलिस्ट क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। हमने कोई रिएक्शन परफॉर्म किया, उसमें हमने कैटलिस्ट डाला, कैटलिस्ट की वजह से वो एज अ इम्प्यूरिटी हमारे ड्रग में रह गया, हम उसको हटा नहीं पाए, तो जिसकी वजह से ड्रग का सेल्फ लाइफ कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक इसका एग्जाम्पल है। ड्रग की पोटेंसी कम हो जाएगी, ड्रग की प्यूरिटी कम हो जाएगी। तो इम्प्यूरिटी आ सकती है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस के दौरान और ड्यूरिंग स्टोरेज। ये तीन ऐसे तरीके हैं जिससे हमारी ड्रग में इम्प्यूरिटी आ सकती है। अब मैन्युफैक्चरिंग के दौरान रॉ मटेरियल से आ सकती है। यदि हमारे रॉ मटेरियल में ही इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है तो हम उससे जो फाइनल फॉर्मुलेशन बनाएंगे वो भी कंटामिनेटेड हो जाएगी। उसमें हैवी मेटल्स आ सकते हैं, क्लोराइड्स आ सकते हैं, है ना। आपका कोई गैस आ सकती है, ठीक है, या कोई एसिड आ सकता है, एल्केली सब्सटेंस आ सकता है। तो ये सब मैन्युफैक्चरिंग के दौरान आ सकते हैं। रिएजेंट हम जो यूज कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ड्रग को प्यूरिफाई करने के लिए, है ना, तो उससे भी आ सकती है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हमने यूज किया, बहुत से केमिकल प्रोसेसेस में यूज होता है, तो वो भी एज ए इम्प्योरिटी काम करता है। हमने जो सॉल्वेंट यूज किया है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हमने जो सॉल्वेंट यूज किया है वो सॉल्वेंट भी हमारा प्योर फॉर्म में रहना चाहिए, जिसमें हमने ड्रग को डिसॉल्व किया है, वहां से इम्प्योरिटी आ सकती है। अल्कोहल जो है और वाटर, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा गया है। वाटर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, टैप वाटर यूज नहीं करते, डिस्टिल वाटर यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि टैप वाटर कंटामिनेटेड होता है, डिस्टिल वाटर डिस्टिलेशन के थ्रू बनाया जाता है, जो कि प्यूरिफाई होता है। ठीक है, तो वही हम फॉर्मुलेशन में यूज करते हैं। और अल्कोहल भी बहुत मेजरली यूज किया जाता है लार्ज स्केल पर, फैक्ट्रीज में एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, एसिटिक एसिड का अमाउंट हमें देखने को मिलता है अल्कोहल के साथ में एज अ इम्प्यूरिटी। रिएक्शन वेजल्स के थ्रू आ सकता है, हम किसी न किसी वेजल में यदि रिएक्शन परफॉर्म कराएंगे, वो मेटल का हो सकता है तो मेटेलिक आयंस उसमें आ सकते हैं, स्टीलनेस स्टील है, आयरन है, इनके सब वेजल्स यूज होते हैं। ग्लास के वेजल्स यूज होते हैं, है ना। कहीं कहीं हम वुडन के वेजल्स भी यूज करते हैं। तो ग्लास यदि हम यूज कर रहे हैं तो उसके एल्केलीज रिलीज कर सकता है वो, तो वो एज अ इम्प्योरिटी आ सकता है। कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो सकता है जो रिएक्शन के दौरान बना हो। अब जैसे यहाँ आप देखो, जिंक, जिंक एज अ इम्प्योरिटी हो सकता है। जिंक क्या है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जेडानो बना लेता है और एज अ इम्प्योरिटी आ जाता है फॉर्मुलेशन में। मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड्स हैं, जिसमें आपका हाइड्रोजन सल्फाइड है, CO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये एज अ इम्प्योरिटी आ सकता है। प्यूरिफिकेशन प्रोसेसिंग के दौरान आ सकता है। रिएजेंट जो यूज कर रहे हैं उससे आ सकता है, जैसे बेरियम क्लोराइड है, ठीक है, और एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ये एज अ इम्प्योरिटी आ सकते हैं। अब यहाँ पर ये सॉल्वेंट बताए गए हैं, डिस्टिल वाटर है और डिमिनरलाइज्ड वाटर है, सॉफ्टन वाटर है और टैप वाटर है। टैप वाटर मतलब होता है नल का पानी, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम ये काफी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और जो डिस्टिल वाटर होता है, डिस्टिल वाटर कंडेंसेशन के थ्रू, डिस्टिलेशन के थ्रू प्यूरिफाई करके बनाया जाता है। ठीक है, जिसमें इम्प्यूरिटीज ना के बराबर होती है। आरओ भी आपने देखा होगा, आरओ क्या करता है, पानी को डिमिनरलाइज कर देता है, मतलब पानी से मिनरल्स को की क्वांटिटी को खत्म कर देता है। ठीक है, तो ये चार प्रकार के सॉल्वेंट्स हैं। इसको देख के आप नोट्स बना लोगे। स्टोरेज और पैकेजिंग के दौरान आ सकता है, जो पैकेजिंग मटेरियल हमने यूज किया है वो भी इम्प्योरिटी कॉज कर सकता है। जैसे हम एल्यूमिनियम फॉइल यूज करते हैं टैबलेट की स्ट्रिप बनाने में, कैप्सूल की स्ट्रिप बनाने में। ठीक है, लिक्विड फॉर्मुलेशंस के लिए हम बॉटल्स यूज करते हैं प्लास्टिक के, ग्लासेस के, वहां से आ सकता है। ये सब पैकेजिंग मटेरियल है। अब हम फिजिकली यदि एग्जामिन करें तो हमारे कलर, ऑर्डर, टेस्ट, फॉर्मुलेशन का ठीक होना चाहिए, उसकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी कांस्टेंट बनी रहनी चाहिए, उसका पीएच हम लोग चेक कर लेते हैं, उसकी इम्प्योरिटी की लिमिट हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऐश वैल्यू हम देख लेते हैं, ये रॉ मटेरियल का क्वालिटी कंट्रोल में आता है। लिमिट टेस्ट की डेफिनेशन तो मैंने आपको बताया है। इसमें हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को टेस्ट सॉल्यूशन से कंपेयर करते हैं, टर्बिडिटी के फॉर्म में, कलर के फॉर्म में। यदि टर्बिडिटी और कलर की इंटेंसिटी ज्यादा है तो हमारा जो टेस्ट सैंपल है वो फेल हो जाएगा और हमारा लिमिट टेस्ट फेल हो जाएगा।
हम लिमिट टेस्ट की हेल्प से किसी भी सॉल्यूशन में इम्प्योरिटी को क्वांटिफाई करते हैं, और वो एक लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उसको चेक करने के लिए हम ऑप्लासेंस, टर्बिडिटी, कलर, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। लिमिट तो आपको पता ही है, एक ऐसी वैल्यू, ऐसा अमाउंट जो हमारे सब्सटेंस में, हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में प्रेजेंट है, तो वो एक लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं नेजलिंग सिलेंडर में। आर्सेनिक का जो होता है वो गटजेट एपरेटस में होता है। उसके अलावा सारे लिमिट टेस्ट हम नेजलिंग सिलेंडर में परफॉर्म करते हैं, जो कि बोरोसिलिकेट ग्लास का बना होता है। 50 ml और 100 ml की स्ट्रेंथ में आता है। अब ये यहाँ पर आप देखो, जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट जैसे ग्लास कंटेनर में रखा हुआ है, तो ग्लास में लीचिंग का प्रॉब्लम होता है, उससे भी उसमें आ सकती है आपकी इम्प्योरिटी। और ये जैसे ढक्कन खुला छूटा हुआ है, तो इन्वायरमेंट में जो गैसेस होती हैं वो भी रिएक्ट कर जाती हैं हमारे प्रोडक्ट से, और इम्प्योरिटी आ जाती है। माइक्रोबियल इम्प्योरिटी आ सकती है, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, स्यूडोमोनास है, इकोलाई है। मेटालिक इम्प्योरिटी का एग्जांपल है एल्यूमिनियम और आयरन। मेटल्स भी हम लोग यूज करते हैं यूनिट ऑपरेशंस में। गैसेस इम्प्योरिटी में आपका जैसे अमोनिया एज ए इम्प्योरिटी आ सकती है। कार्बन कार्बन आ सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में रहती है। ठीक है, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोराइड, सल्फेट, ये एज ए इम्प्योरिटी काम करते हैं। यहाँ पर आप नेजलिंग सिलेंडर का इमेज देख सकते हो, जो कि हम इम्प्योरिटी को आइडेंटिफाई करने और उसको क्वांटिफाई करने के लिए लिमिट टेस्ट में यूज करते हैं। इसका क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका स्टेरलाइज्ड होना ज़रूरी है। ठीक है, इसका हम स्टेरलाइजेशन के बाद ही हम इसको यूज करते हैं, नहीं तो कंटामिनेशन यदि होगा तो हमारे रिजल्ट पे इफेक्ट डालेगा। हम टैप वाटर कभी यूज नहीं करते, डिस्टिल वाटर ही यूज करते हैं, क्योंकि वो प्यूरिफाई होता है। हम लिमिट टेस्ट में ओपला सेंस और कलर और टर्बिडिटी के आधार पे, ऑब्जर्वेशन के आधार पे ही रिजल्ट को फाइंड आउट करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट सेफ है या नहीं, उसमें हैवी मेटल्स की इम्प्योरिटी एक लिमिट से ज्यादा तो नहीं है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल आप देख सकते हो, है ना, एक रिएक्शन यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इसमें हम लिमिट टेस्ट में नेजलिंग सिलेंडर यूज करते हैं, ग्लास रॉड जो कि स्टीयरिंग के लिए यूज होती है, मिला के घोला जाता है, स्टैंड यूज किया जाता है। ठीक है, केमिकल्स की जरूरत पड़ती है, यदि कोई रिएक्शन यदि एसिडिक मीडियम में परफॉर्म हो रही है तो हम एसिड यूज करेंगे, जैसे अम्लराज, नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट फॉर्म में यूज किया जाता है। जो रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होगी उसके उसको हमको एसिडिक मीडियम देना पड़ेगा। यहाँ पर एक एग्जांपल है NaCl और AgNO3 की रिएक्शन का। तो जब ये रिएक्ट करेंगे नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में, तो इंसॉल्युबल AgCl बनाएंगे, सिल्वर क्लोराइड, और जो सिल्वर क्लोराइड है वो इंसॉल्युबल होता है। ठीक है, तो ये जो AgCl कितना बन रहा है, इस बेसिस पे हम लिमिट का पता लगाएंगे कि लिमिट हमारी ज्यादा तो नहीं है। ये देखो यहाँ पर आप टेस्ट सॉल्यूशन देख रहे हो, क्लोराइड की इसमें लिमिट है जो मेंशन की गई है, वो 5 ppm है, पार्ट्स पर मिलियन। ये जो ppm है, ये यूनिट हम तब यूज करते हैं जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सॉल्वेंट में बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम, तब हम ppm का यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्लोराइड 30 ppm है, सपोज इसकी आईपी में लिमिट मेंशन की गई है 5 ppm, और हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन है इसमें कितनी आई है, 30 ppm, तो हमारा लिमिट टेस्ट फेल हो जाएगा। और हमने ये कैसे पता किया, क्लाउडीनेस से। तो देखो यहाँ क्लाउडीनेस ज्यादा है, दूधियापन दूधियापन यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है। यहाँ ज्यादा है मतलब इसमें क्लोराइड ज्यादा है, क्योंकि क्लोराइड ने रिएक्ट किया Ag के साथ, तो क्या बना लिया, सिल्वर क्लोराइड। और सिल्वर क्लोराइड यदि ज्यादा बनेगा तो हमारा जो सैंपल है उसमें दूधियापन ज्यादा आएगा। तो हम ये देखो, ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से हमने इसको जब कंपेयर किया, तो हमने देखा कि दूधियापन ज्यादा आ रहा है, मतलब स्टैंडर्ड से ज्यादा है। जो आईपी में लिमिट प्रिस्क्राइब की गई है, जो मेंशन की गई है, तो परमिसिबल लिमिट से ज्यादा आ रहा है, मतलब लिमिट टेस्ट फेल हो गया, क्योंकि उसमें परमिसिबल लिमिट से ज्यादा इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है मोहित, यस सर। सुमित, है ना? दूधियापन यदि ज्यादा है, इसका मतलब उसमें इम्प्योरिटी ज्यादा है ना? और इम्प्योरिटी ज्यादा है तो हमारा जो लिमिट टेस्ट है वो फेल हो जाएगा। और ये लिमिट कहाँ दी हुई है, आईपी में दी हुई है। तो जब भी हम कोई लिमिट टेस्ट लगाते हैं, आर्सेनिक का लगाएंगे, सल्फेट का लगाएंगे, क्लोराइड का लगाएंगे, आयरन का लगाएंगे, तो हम देख लेंगे कि उसकी लिमिट कितनी है। जैसे सपोज 5 ppm होना चाहिए, और हमने जो सैंपल लिया था उसमें 15 ppm है, तो मतलब इम्प्योरिटी ज्यादा है। ठीक है, तो ये हम कलर और
ओप्लासेंस और टर्बिडिटी के बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं। अब इम्प्यूरिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इम्प्यूरिटी की वजह से हमारे फॉर्मुलेशन में टॉक्सिसिटी आएगी, और वो फॉर्मुलेशन इंजूरियस टू हेल्थ होगी, और सर्टेन लिमिट से ज्यादा यदि उसमें रहेगा तो पेशेंट को हानि पहुंच सकती है। ड्रग का सेल्फ लाइफ कम हो सकता है। ठीक है, तो ड्रग की जो स्ट्रेंथ है ना, स्ट्रेंथ पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा, सेल्फ लाइफ पे पड़ेगा। हो सकता है कि इम्प्यूरिटी ड्रग के कंपोनेंट्स के साथ रिएक्ट करके कोई इनकम्पैटिबल सब्सटेंस फॉर्म कर ले, ये भी हो सकता है। कलर, ऑर्डर, टेस्ट चेंज हो जाए, जैसे आपने देखा होगा सेब खराब हो जाएगा तो आप उसको देख के ही पहचान जाओगे कि सेब में से बदबू आ रही तो सेब खराब हो गया। सेब का कलर देख के समझ जाओगे। किसी भी चीज का हम कलर, ऑर्डर और टेस्ट देख के समझ जाते हैं कि नहीं वो खराब तो नहीं हुई है। तो ऐसे ही दवाइयों का भी रहता है। अब लिमिट टेस्ट को कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, सेंसिटिविटी है, और कोई पर्सनल एरर नहीं होना चाहिए, जो कि फार्मासिस्ट जो एनालिस्ट होता है उससे कोई गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो लिमिट टेस्ट हमारा सही रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है, कंपैरिजन हमें सही से करना है। और हैवी मेटल्स के भी लिमिट टेस्ट किए जाते हैं। हैवी मेटल्स बहुत ज्यादा इम्प्योरिटी के फॉर्म में हमारे फॉर्मुलेशन में प्रेजेंट रह सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम सर हम्म यहाँ पर ये देखो, मुझे बताओ सबसे ज्यादा इम्प्योरिटी किस में है। ये जो बीकर आपको दिख रहे हैं, सबसे ज्यादा इम्प्योरिटी किस में है? हम्म कंदलापन किस में है ज्यादा? सर सबसे ऊपर। हाँ, कहीं पर यदि प्रेसिपिटेशन हमारा, यदि कंपैरिजन का बेसिस यदि प्रेसिपिटेशन है, तो हम देखेंगे प्रेसिपिटेशन तो ज्यादा नहीं हो रहा। कहीं हो सकता है कोई कलर हो, या कहीं हो सकता है दूधियापन हो, तो कोई ना कोई कंपैरिजन का पॉइंट जरूर रहेगा। तो उस पॉइंट के आधार पे हम इंटेंसिटी के आधार पे ही जज करेंगे। यहाँ पर आपको क्लोराइड का लिमिट टेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द केमिकल रिएक्शन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड सॉल्युबल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में जब ये रिएक्ट करेगा तो ऑप्लासेंस प्रोड्यूस होता है सिल्वर क्लोराइड का, भी आपको दिखाया था। और ये जो ऑप्लासेंस है इसको हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे और लिमिट का पता लगाएंगे। इसका प्रोसीजर क्या होता है ये देखो, इसमें हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं और एक टेस्ट सॉल्यूशन लेते हैं, और दोनों को कंपेयर करते हैं, और क्या क्या इसमें डालते हैं, कितना डालते हैं, वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो उसको देख के आप नोट्स बना लोगे। तो हम सबसे पहले टेस्ट सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, टेस्ट सॉल्यूशन में हम 10 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालेंगे। फिर हम इसको 50 ml तक वॉल्यूम मेकअप करेंगे डिस्टिल वाटर से, और इसमें फिर हम 1 ml सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डालेंगे। हम उसको स्टेयर करेंगे, ग्लास रॉड की हेल्प से हम उसको हिलाएंगे, और 5 मिनट के लिए हम उसको छोड़ देंगे, और 5 मिनट बाद हम उसको स्टैंडर्ड से कंपेयर कर लेंगे। यदि टेस्ट सॉल्यूशन में दूधियापन ज्यादा आएगा तो क्या होगा मोहित बताओ? इम्प्यूरिटी रहेगी ज्यादा, या इम्प्यूरिटी ज्यादा रहेगी या कम रहेगी? सर ज्यादा। ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो ये है हमारा लिमिट टेस्ट। आयर यहाँ पर ये इसका रिएक्शन दिया हुआ है, कौन से एपरेटस इसमें यूज होते हैं, क्या केमिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। और सल्फेट का लिमिट टेस्ट, ये यहाँ पर इसका प्रोसीजर दिया हुआ है, स्टैंडर्ड और टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये वाला यूनिट कंप्लीट कर लिया है, आयरन, आर्सेनिक, सल्फेट और क्लोराइड। इसका लिमिट टेस्ट कल आप याद करके आओगे। ठीक है, एक बार मैं आपको रिवीजन करवा दे रहा हूँ। इम्प्यूरिटी जो होती है वो अनवांटेड सब्सटेंस होती है, इसका हमारे फॉर्मुलेशन पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इफिकेसी, सेफ्टी कम हो जाती है, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी कम हो जाती है, हमारे ड्रग का इफेक्ट कम भी हो सकता है। ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी हो सकती है, ये कहाँ कहाँ से आ सकती है, स्टार्टिंग मटेरियल से आ सकती है, इंटरमीडिएशन रिएक्शन से आ सकती है, डिग्रेडेशन से आ सकती है, कंटामिनेशन के थ्रू आ सकती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू आ सकती है, कोई साइड रिएक्शन के थ्रू आ सकती है। ठीक है, तो ये सब इसके आने के सोर्सेज हो गए। स्टोरेज से आ सकती है, हमने यदि कोई कंटेनर पैकेजिंग मटेरियल यूज किया है उससे आ सकती है। इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी, ये इसमें मेटल सॉल्ट्स आते हैं जो कि रॉ मटेरियल से आएगी, कैटलिस्ट से आएगी, सॉल्वेंट से आएगी, प्रोसेसिंग के इक्विपमेंट से आएगी। ठीक है, तो यहाँ से ये आ सकती है। अब इससे हमारे ड्रग को हमें किससे बचाना है, मॉइस्चर से बचाना है। मॉइस्चर मतलब हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स को हमें मॉइस्चर से बचाना है। लाइट सेंसिटिव जो ड्रग होगी उसको हमको लाइट से बचाना है, और जो थर्मोलेबाइल ड्रग्स होगी उसको हमें टेम्परेचर से बचाना है। और कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जैसे बैक्टीरिया, माउल्ट्स, ईस्ट,
और एंडोटॉक्सिन्स, इसकी वजह से ड्रग्स खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने यूनिट कंप्लीट कर लिया है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि आपको लिमिट टेस्ट पढ़ना है, क्लोराइड के, आयरन के, और गठजेट एपरेटस वाला आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट। तो ये सब लिमिट टेस्ट कल आप याद करके आओगे, इम्प्योरिटी के सोर्स आप पढ़ के आओगे। ये सब कल क्वेश्चन में आपसे पूछूंगा। लाइफ में याद रखना, नो पेन नो गेन। पेन इज द बेस्ट टीचर इन योर लाइफ, बट नोबडी वांट्स टू बी हिज स्टूडेंट। पेन हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन कोई पेन का स्टूडेंट नहीं बनना चाहता। और जीवन में नो पेन नो गेन, कुछ सीखना है तो परिवर्तन में थोड़ा सा तकलीफ होती है, लेकिन परिवर्तन से ही आपका जीवन इंप्रूव होता है। तो हम सभी को जीवन में आगे बढ़ने के लिए कॉन्स्टेंटली मेहनत करनी चाहिए। हमें हमारे ज्ञान को बढ़ाना है, और हमें हमारे समय का सदुपयोग करना है, और हमें समाज को एक अच्छी दिशा की तरफ आगे लेके जाना है। इसी के साथ आज हम ये यूनिट यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। कल आपका ओरल टेस्ट होगा इसी यूनिट का, और वीडियो में अपलोड करूंगा, तो इससे देख के आप नोट्स बना लीजिएगा। आप में से किसी को कुछ पूछना है? नो सर। कोई बात नहीं, इट्स ओके।